बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज भी हमारा विषय कंपनी लॉ ही है और कंपनी लॉ में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आगे बढ़ाते हुए पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री या विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर अर्थात पार्षद सीमा नियम में क्या लिखा जाता है का अध्ययन किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि सीमा नियम की विषय सामग्री कंपनी के प्रकार एवं प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात जिस प्रकार की कंपनी होगी उसी प्रकार की अनुसूची फर्स्ट की तालिका ABCDE का उपयोग करके पार्षद सीमा नियम का स्वरूप निर्धारित करते हुए पार्षद सीमा नियम को तैयार किया जाएगा। लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से अनुसूची फर्स्ट की तालिका ए के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। तालिका ए यह कहती है कि जो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी है उसके सीमा नियम के खंड में या विभिन्न भागों में निम्न का उल्लेख होता है या इनका उल्लेख होता है। मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हैं। पहला, कंपनी का नाम अथवा नाम खंड। दूसरा, कंपनी का स्थान या पंजीकृत कार्यालय या स्थान खंड। तीसरा, कंपनी के उद्देश्य या उद्देश्य खंड। चौथा, कंपनी के सदस्यों का दायित्व या दायित्व खंड। पांचवा, कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी खंड। छठा, अभिदाता खंड और सातवां, नामांकन खंड। अब मैं इन सभी पर कुछ चर्चा आपसे शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आपको ये बात और विषय समझ में आ जाए। पहली बात, नाम खंड, नेम क्लॉज। जैसा कि हम पूर्व में कंपनी की विशेषताओं आदि में भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति की भांति वह अपना कारोबार कर सकती है, उधार ले सकती है, उधार दे सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है, वगैरह वगैरह। जब वह इतना कर सकती है तो फिर उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और जो नाम होता है उसी नाम से वह रजिस्टर्ड भी होती है। इस वाक्य में कंपनी को अपना नाम लिखना है और नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द भी लगाना होता है। अब जहां तक नाम के आरक्षण का सवाल है, संशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई है कि कंपनी CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन करके अपने नाम का आरक्षण करवा सकती है और बीच के दिनों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकती है। नाम का जब आवंटन कंपनी को कर दिया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा तो 20 दिनों तक वह नाम या जो रजिस्ट्रार ने अवधि निर्धारित किया उस दिन तक वह नाम कंपनी के लिए आरक्षित रहेगा। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि गलत सूचनाओं पर आधारित आरक्षण, अगर कंपनी के प्रवर्तकों ने गलत सूचना भर के कंपनी का नाम आरक्षित करवाया है और यदि अभी समामेलन नहीं हुआ है तो संबंधित व्यक्ति को 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है या कंपनी के विरुद्ध याचिका भी दायर की जा सकती है और समापन करवाया जा सकता है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। उसके पश्चात नाम चयन संबंधी प्रावधान।
यहाँ यह देखने की बात है कि नाम का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि नाम किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नहीं हो, अर्थात जो पहले से ही विद्यमान कंपनियां हैं उनमें से कोई नाम हमारी कंपनी का नहीं होना चाहिए। नाम से कोई अपराध दिखाई देता हो, अर्थात ऐसा नाम रखा हो जिससे कि यह लगता हो कि यह आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य करेगी या आपराधिक प्रवृत्ति उसमें झलकती हो, तो ऐसा नाम भी नहीं रखा जाएगा। अवांछनीय ना हो, अर्थात केंद्रीय सरकार की नज़र में वह नाम अवांछनीय नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह भी नाम अलॉट नहीं किया जा सकता। नाम चयन करते समय यह भी ध्यान रखना है कि उसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी आरक्षण का आभास नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा नाम वाक्य के संबंध में कि प्रतिबंधित उपयोग वाले शब्द युक्त नाम जो हैं वो ना रखे जाएं, और यदि लगता है कि उसे रखा जा सकता है तो उसकी प्रायर परमिशन, पूर्व अनुमति से ही उसको रखा जा सकता है। जहाँ तक नाम वाक्य का प्रश्न है, संबंधित सभी बातों को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब दूसरे वाक्य की बात करता हूँ, पंजीकृत कार्यालय या स्थान वाक्य या कार्यालय खंड। जैसा कि विषय से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस खंड में पंजीकृत कार्यालय का पता अथवा स्थान लिखा जाता है। यदि कंपनी ने पंजीकृत कार्यालय का पता या स्थान निर्धारित नहीं किया है तो कम से कम उस राज्य का नाम अवश्य लिखना चाहिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होगा। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस राज्य का नाम वही हो जो उसके क्षेत्राधिकार में आता हो। मेरे विचार से नाम वाक्य से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं तीसरे वाक्य की चर्चा करता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे विस्तृत विवरण के साथ, लेकिन हम ऊपर लिख चुके हैं कि तीसरा महत्वपूर्ण वाक्य है कंपनी के उद्देश्य, अर्थात कंपनी का कार्य क्षेत्र या कंपनी क्या करेगी, किस कार्य को करेगी। यह कंपनी के पार्षद सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य माना जाता है और यह कहा जाता है कि 1895 तक तो इसमें परिवर्तन की अनुमति ही नहीं दी जाती थी। फिर उसके पश्चात कुछ धाराओं के अंतर्गत इसमें अनुमति दी जाने लगी। इसका मतलब कि काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्य है यह उद्देश्य वाक्य या उद्देश्य खंड। इस उद्देश्य वाक्य में कंपनी के कार्यों को लिखा जाएगा और साथ ही कोई विशेष कार्य अगर वह कर रही है तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। जहाँ तक कंपनी के उद्देश्य वाक्य को उल्लेखित करने का सवाल है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति में लिखे जा सकते हैं। उद्देश्य खंडों में विभाजित या विभक्त करके लिखे जा सकते हैं। उद्देश्य में कार्य क्षेत्र को ही लिखा जाए, ना कि सीमाओं को लिखा जाए। उससे सीमाएं अपने आप ही निर्धारित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातों को अगर ध्यान में रख लिया जाए तो उद्देश्य वाक्य हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके पश्चात मैं ये कहूँगा कि उद्देश्य वाक्य का महत्व है क्योंकि यह कंपनी को आधार प्रदान करता है, कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है, कंपनी के विनियोजकों की सुरक्षा करता है, उनके ऋणदाताओं की सुरक्षा करता है, राष्ट्रीय हितों का पोषण करता है, आदि आदि बहुत सारे लाभ इस उद्देश्य वाक्य से कंपनी को प्राप्त हो सकते हैं यदि पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख होता है। तो यहाँ यदि का प्रश्न ही नहीं है, लिखना ही पड़ता है।
उसके पश्चात कंपनी के सदस्यों का दायित्व या दायित्व वाक्य का उल्लेख, अर्थात पार्षद सीमा नियम का यह वाक्य ये कहता है कि इसमें कंपनी के सदस्यों के दायित्व का उल्लेख करना है, अर्थात उनका दायित्व क्या होगा। आज असीमित दायित्व वाली कंपनियां नहीं हैं, तो इसलिए प्रत्येक कंपनी, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की हो या किसी अन्य प्रकार में हो, दायित्व सीमित ही लिखती हैं और एलटीडी या लिमिटेड शब्द लगाती हैं। उसके पश्चात कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी खंड। इस वाक्य में कंपनी की अधिकृत या पंजीकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है, जिससे कंपनी रजिस्टर्ड या पंजीकृत होती है। उसके पश्चात अभिदाता खंड, और अभिदाता खंड में यहाँ प्रवर्तकों के नाम लिखे जाते हैं। निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। इनके हस्ताक्षर ही नहीं, इनका नाम, पता, आधारित अंशों की संख्या, इनके द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय, और यही नहीं, इनके प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षरों को प्रत्येक पृथक व्यक्ति प्रमाणित करे, उसका भी नाम, पता आदि विवरण उल्लेखित होना चाहिए। उसके पश्चात लास्ट खंड की बात करता हूँ, नामांकन खंड। यह एक व्यक्ति वाली कंपनी के लिए आवश्यक है। अगर कंपनी एक व्यक्ति वाली है तो उसको नामांकन खंड भरना होगा या तैयार करना होगा, क्योंकि नामांकन खंड जो है उसमें एक व्यक्ति वाली कंपनी में यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से कार्य करने के योग्य हो जाए तो उसकी नामांकिती को वो अंश हस्तांतरित हो जाए और कंपनी का संचालन होता रहे, ताकि अर्थव्यवस्था बनी रहे। नामांकन खंड में यह जरूरी है कि जिस व्यक्ति को नामांकिती बनाया जा रहा है उसकी भी सहमति होनी चाहिए। यदि उसकी सहमति है तभी उसका नाम लिखा हुआ हो और इस खंड को भी पूरा किया जाना चाहिए। मेरे विचार से मैंने आपको आज सभी शब्दों को स्पष्ट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आप पुस्तक की सहायता से इसे तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।